तो नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी आती है स्मॉल कंपनी। देखो स्मॉल कंपनी की एक ट्रिक है, 4/40। 4 क्या पेड अप शेयर कैपिटल, 40 क्या टर्नओवर। अगर स्मॉल कंपनी का प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 40 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो वो एक स्मॉल कंपनी है। क्योंकि देखो कंपनी कितनी भी बड़ी हो सकती है, लेकिन स्मॉल कंपनी को अगर तुम्हें रजिस्टर कराना है तो तुम्हारा प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 40 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप एक स्मॉल कंपनी के दर्जे में आते हो। जो होता है ना MSME, तो उनका अलग रजिस्ट्रेशन होता है, तो उसके अलग बेनिफिट्स मिलते हैं, बैंक में लोन का, सब्सिडी वगैरह का। तो उसकी ये डेफिनेशन ऑल्सो ये क्लॉजेस उस पर अप्लाई नहीं होते जो कि एक होल्डिंग कंपनी है, मगर यानी कि आप होल्डिंग या सब्सिडरी के रिलेशन में हो तो आप पे ये स्मॉल कंपनी के क्लॉज अप्लाई नहीं होंगे। अगर आप सेक्शन 8 कंपनी हो, सेक्शन 8 कंपनी हम पढ़ेंगे क्या होती है। ओके, सेक्शन 8 कंपनी के तहत रजिस्टर कराया है या फिर गवर्नमेंट के कोई स्पेशल एक्ट के हिसाब से आप रजिस्टर हुए या कोई स्पेशल लॉ गवर्न करता है तो आप पे ये स्मॉल कंपनी वाला प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं हो। उसके बाद लिस्टेड कंपनी आती हैं। लिस्टेड कंपनी क्या होती हैं? जो रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, अपने शेयर्स को सेल एंड बाय करने के लिए, उनकी ट्रांजैक्शंस के लिए। अनलिस्टेड जो कि लिस्टेड नहीं है। एक आती है अनलिमिटेड कंपनी। ये एक स्पेसिफिक टाइप की कंपनी होती हैं जिनकी की लायबिलिटी इनके मेंबर्स की फिक्स नहीं होती। अब तक हमने क्या पढ़ा था, फिक्स होती है, लेकिन अगर आपने अनलिमिटेड कंपनी की तरह रजिस्टर कराया है तो आपके मेंबर्स की लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी। यानी जितना भी वाइंडिंग अप के केस में अनड्यू अमाउंट आएगा, जो भी पेमेंट बनेगा वो इसके शेयर होल्डर्स ही पे करेंगे। जितना भी अमाउंट रिक्वायर्ड होगा, भले ही उनके शेयर का ही वैल्यू उनने पूरी पे कर रखी हो या ना रखी हो। उसके बाद आती हैं कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर, यानी ऐसी कंपनी जिनके की मेंबर्स, जो कि हम क्लासिकली पढ़ते आ रहे हैं, जिनके मेंबर्स को रिक्वायर्ड है केवल अपना अनड्यू अमाउंट पे करने का, अनपेड शेयर कैपिटल का अमाउंट जो है उनका, वो उतने ही लायबल होंगे पे करने के लिए। उसके बाद कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये लास्ट टाइप ऑफ कंपनी है। मतलब कि ऐसी कंपनियां जिनके की पार्टनर्स को एक गारंटी, शेयर होल्डर्स को एक गारंटी मिली हुई है कि आपका हमारी असेट्स में इतने % शेयर है। यानी वो गारंटी देते हैं कि अगर हम वाइंडिंग अप में जाते हैं बाई चांस तो हम आपको अपने शेयर का इतने पोर्शन दे देंगे। क्योंकि जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है तो उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि कैसे कैसे पेमेंट क्लियर करना है उसको, पार्टीज़ का जो भी पे करना है। तो उसमें सबसे एंड में आते हैं ओनर्स, यानी ये शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो लेकिन अगर गारंटी है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, तो वो कहते हैं कि सर्टेन % ऑफ असेट पोर्शन इज़ बिलोंग टू आवर ओनर्स, यानी कुछ % हिस्सा हमारे ओनर्स का है, उसके अलावा हम बाकी सब में बांट देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 80% हम पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाकियों को, लेकिन 20% शेयर हमारा केवल हमारे ओनर्स का है। उसके बाद रिलेशन आ जाते हैं होल्डिंग और सब्सिडरी का। ओके, ये तो रिलेशन है, टाइप्स ऑफ कंपनी। लाइक होल्डिंग क्या होती है, जिसके अंडर कुछ कंपनीज आती हैं, और सब्सिडरी क्या होती हैं, जो इसका पार्ट होती है, वो होती हैं होल्डिंग और सब्सिडरी। ओके, होल्डिंग में कितनी भी, मतलब सब्सिडरीज कितनी भी हो सकती हैं होल्डिंग की, और इसके डिसीज़न ये लेगा। कई केस में रिवर्स, मतलब कई केसेस होते हैं एक्विजिशन, रिवर्स एक्विजिशन, तो डिपेंड करता है। और हो सब्सिडरी में जो भी BOD अपॉइंट होंगे
कभी कभी उनमें शेयर हो जाएगा, या इसके डिसीजन मेकिंग मैनेजरियल पावर को ये हैंडल कंट्रोल करेंगे। एट द एंड डिसीजन मेकिंग पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ होल्डिंग कंपनी इन द रिलेशन ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडी। अब आते हैं सेकंड इम्पोर्टेंट टॉपिक, बुक्स ऑफ अकाउंट। देखो इस वाले पोर्शन से एमसीक्यू बन सकते हैं बस, टाइप्स ऑफ कंपनी और इंट्रोडक्शन, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट से आपका रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन आ सकता है कि इनको प्रेजेंट करो, और कुछ टाइप पॉइंट्स पे एमसीक्यू भी बनेंगे, वो अभी देखते हैं कैसे कैसे। सबसे पहला, बुक्स ऑफ अकाउंट के पार्ट क्या क्या होते हैं। अगर हम बोलें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के 5 पार्ट होते हैं। सबसे पहला बैलेंस शीट, देन P&L, देन नोट्स टू अकाउंट, देन कैश फ्लो। अब ये नोट्स टू अकाउंट इधर आएगा एंड में। कैश फ्लो के बाद आता है सोकी। सोकी मतलब स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, यानी हमारी इक्विटी शेयर्स में किस किस हिसाब से चेंज हुआ है, कौन आया है कौन गया है, हमारे रिजर्व्स कितना चेंज हुए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, हमारे अकाउंट ये बनते किस हिसाब से हैं। कंपनीज एक्ट, कंपनी के अकाउंट 2013 के शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग हमारे सारे ये फाइनेंशियल्स प्रिपेयर होते हैं कंपनीज पर। बट जो स्पेसिफिक कंपनीज हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन पे हमारे वही गाइडलाइंस फॉलो होती हैं जो इनकी इंडस्ट्री मांगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इनकी बैंकिंग की आरबीआई नॉर्म्स इशू करेगा कि आपको कैसे कैसे करना है। इंश्योरेंस के अलग नॉर्म्स होते हैं कि आपको कैसे क्लेम करना है, किस तरह से लिखना है, ये सारी चीज़ें, किस तरह से अकाउंट्स बनेंगे आपके, कैसे डिस्क्लोजर्स होंगे, वो सारी चीज़। ओके, अब पढ़ते हैं डिवीज़न्स। डिवीज़न्स क्या हैं, मतलब जैसे कि हमारे कंपनीज एक्ट में क्या है, एक साथ से जो इंड एस हैं, जैसे आपने सुना होगा इंड एस और एएस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये IFRS ग्लोबल प्रैक्टिसेस के हिसाब से लाए गए। तो हमारे कंपनीज एक्ट में ये लिखा हुआ है कि कौन कौन सी कंपनीज पर क्या चीज़ एप्लीकेबल होंगी। तो डिवीज़न 1 में वो एंटिटीज़ आती हैं जिनको कि इंड एस और IFRS के, मतलब इंड एस के हिसाब से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करना होगा। सॉरी, आई जस्ट मिक्स्ड अप। डिवीज़न 1 में आते हैं AS, और डिवीज़न 2 में आते हैं इंड एस, और डिवीज़न 3 में आते हैं जो कि ये स्पेसिफिक केस हैं जिनको अपने अपने नॉर्म्स के हिसाब से बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना होगा। ऑल्सो एक और चीज़, जो हमारा शेड्यूल 3 का पार्ट 1 है, पार्ट 1 में हमारी बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, और पार्ट 2 में हमारा फॉर्मेट है P&L का, जिसको कि हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। खाली P&L नहीं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है, दिस इज द लास्ट टॉपिक। उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्मेट्स, सबसे पहला पार्ट 1, ओके, बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट स्टार्ट होती है इक्विटी एंड लायबिलिटी से। हालांकि इस फॉर्मेट में अब कुछ चेंजेस आए हैं, बट आपके सिलेबस में अभी यही है, तो आप यही देखिए। इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसमें सबसे पहला आता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड में आते हैं शेयर कैपिटल, B रिजर्व एंड सरप्लस, C मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। देखो ये क्या होता है कि हम फ्यूचर में आपको शेयर इशू करेंगे, अभी इशू करे नहीं है, तो इसको कहते हैं मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। उसके बाद शेयर होल्ड, इसी में इक्विटी में सेकंड पॉइंट होता है एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, मतलब शेयर
मनी तो मिल गया हमको, लेकिन अभी हमने शेयर अलॉट नहीं करे हैं, तो उनका पैसा। ओके, इस तरह से। ऑल्सो हमेशा ध्यान रखना, ये हमारे 2 ईयर के कंपैरिजन बनते हैं। हम प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर दोनों का शो करते हैं, बट अगर कोई फर्स्ट टाइम इनकॉर्पोरेट है तो ऑब्वियसली उसका एक ही साल का डाटा लिखा जाएगा। उसके बाद आ जाती है हमारी NCL, यानी नॉन करेंट लायबिलिटीज़। उसमें क्या क्या आता है हमारा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और deferred tax liabilities, other long term liabilities, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें, मतलब वही सारी चीज़ें जो हमारे। अच्छा, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैसे हम क्लासिफाई करते हैं, अगर एक ऑपरेटिंग साइकिल में चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो वो करंट हैं, और एक ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर जा रही हैं चीज़ें, उनका सेटलमेंट एक ऑपरेटिंग साइकिल के बाद हो रहा है, तो वो नॉन करंट है। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है, एक पीरियड जिसमें कि रॉ मटेरियल से अमाउंट रियलाइजेशन तक का जो टाइम पीरियड होता है, मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बना, फिनिश गुड को सेल करा, सेल से फिर मतलब डेटर क्रेडिटर सेल, उसके बाद हमारा जब तक मनी रियलाइज़ नहीं हो जाता, वो पूरा ड्यूरेशन आता है हमारा एक ऑपरेटिंग साइकिल। इट माइट बी ऑफ 12 months, 15 months, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच टाइम the company required to generate cash from its raw material by conversion it into the final product। उसके बाद आ जाता है करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी में ये सारी चीज़ें जो कि करेंट उसके हिसाब से, यानी शॉर्ट टर्म बोरोइंग, आफ्टर दैट ट्रेड पेबल्स, अदर करेंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये सारी चीज़ हमारी लायबिलिटी प्रोविज़न में कवर हो जाता है। देखो, आप 2 बार फॉर्मेट को पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, इजी है। ठीक है, केवल 2 बार आपको थोरो रीडिंग देनी है और ये सब याद हो जाएगा। उसके बाद हमारा असेट पोर्शन बनता है। असेट पोर्शन में क्या आता है, सबसे पहले PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसके अंदर हमारा पूरा शेड्यूल बनता है, कौन कौन सी नई नई एसेट हमने ली हैं, उसमें क्या डेप्रिसिएशन चार्ज करा है, क्या क्लोजिंग है, क्या एडिशन है, क्या डिलीशन है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ आ जाती है मेनली, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यानी ऐसी कैपिटल एसेट जो अभी अंडर डेवलपमेंट में अभी कम्प्लीटली रेडी नहीं हुई है। उसके बाद सेम फॉर इंटेंजिबल असेट्स अंडर प्रोग्रेशन, we might be obtaining the patent of that intangible asset or the contract is undergoing, whatever the case may be, अभी वो completely ready नहीं है तो उसको अलग से लिख के रखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये सब नॉन करेंट असेट्स में आता है, NCA में नॉन करेंट असेट। उसके बाद आ जाता है अदर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। आफ्टर दैट डेफर्ड टैक्स असेट, उधर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी था, इधर डेफर्ड टैक्स असेट। डेफर्ड टैक्स असेट चलो एक्सप्लेन करने को बहुत है, मुझे क्रिस्प रखना था जल्दी जल्दी, वैसे भी टाइम लग गया है इसमें। अगला लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, the loans that we have provided to other individuals or associates. After that, other non-current asset, those assets which are not fall into this criteria but still they are assets and required to be recorded and shall generate the cash inflow after one reporting period। मेनली इसके अंदर आ जाता है assets held for sale, बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है या वो सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद आता है करेंट असेट्स। करेंट असेट में पहला क्या आता है, करेंट इन्वेस्टमेंट, जो हमने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यानी बैंक बैलेंसेस हमारे, और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस,
आफ्टर दैट अदर करेंट असेट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। उसके बाद बैलेंस शीट का टोटल टैली, ठीक। आफ्टर दैट हमारा फॉर्मेट आता है पी एंड एल का। पी एंड एल कैसे प्रिपेयर होता है, जस्ट होल्ड ऑन, I'm arranging those papers. इसमें देखिए सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी जो हमारा मेन बिजनेस है, सबसे पहले तो वही हेडिंग पड़ेगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का एंटिटी का नेम, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी जो हमारा मेन बिजनेस है उससे हमने कितना रेवेन्यू जनरेट किया। सेकेंडरी अदर इनकम्स जो भी हमारी जनरेट हुई हैं, तो यहाँ पे फिर टोटलिंग हो जाती है कि टोटल इनकम है, ओके। उसके बाद हम एक्सपेंसेस डालते हैं अपने। सबसे पहला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जो हमारा मटेरियल इनटेक है, इसके अंदर मेनली हमारा क्या क्या आ जाता है, जो भी हमने मटेरियल कंज्यूम करा है, यानी जो भी इनपुट्स लगे हैं हमारे मैन्युफैक्चर करने में, उसको इसमें लेते हैं। उसके बाद परचेज ऑफ स्टॉक, स्टॉक इन ट्रेड, ओके। आफ्टर दैट चेंज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में हमारा क्या चेंज हुआ, वही क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। आफ्टर दैट एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस मतलब जो सैलरी बोनस दिया वो सारी चीज़ें। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट कंपोनेंट आ जाते हैं लोन के या डिबेंचर्स के। आफ्टर दैट डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन और अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। इसके बाद हमारा निकल आता है प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। उसके बाद हम एक्सेप्शनल आइटम्स लेते हैं। एक्सेप्शनल आइटम मतलब ऐसी चीज़ें जो हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होती, कभी कभी हैपनिंग्स हो जाती हैं जिससे कि हमें गेन या लॉस होता है। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब लाइक बम्पर सेल हो गई, कभी कुछ ऐसी चीज़ हो गई जो माइट भी रिपीट ना हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली कुछ हट के हो गया। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का इफेक्ट लेते हैं। उसके बाद हम निकाल लेते हैं पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ओके। उसके बाद टैक्स एक्सपेंसेस लिख लेने के बाद, मतलब टैक्स एक्सपेंसेस लेस करने के बाद आ जाता है हमारा प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, कि हमारा ऑपरेशन जो चल रहा है उसमें से कितना फ़ायदा हुआ। उसके बाद हम लेते हैं इम्पैक्ट प्रॉफिट या लॉस ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। फिर इस पे कितना टैक्स बना हमारा, उस एक्सपेंस को लेस कर लेने के बाद हम टोटल कर देते हैं इसका और इसका, इनका टोटल कर लेने के बाद इस पूरे पीरियड का निकल जाता है प्रॉफिट या लॉस जो भी हमारा इनकर हुआ। आफ्टर दैट वी कैलकुलेट द अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर क्या होता है, टोटल अर्निंग डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईपीएस, बेसिक ईपीएस एंड diluted EPS. So this is the format and quick revision for your chapter 1, basically unit 1 of chapter 11 for company's account. If you are having any trouble in any of your study material, test your knowledge question, please comment your doubts. I will be addressing the same. And thank you for watching the video.